नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे करप्ट नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी उन पर तरह तरह के आरोप लगाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेआम कह चुके हैं कि एनसीपी, जब वो एनसीपी में थे, वो देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और जाहिर है कि अजित पवार उस पार्टी के नेता थे तो उनको भी वो महाभ्रष्ट कह रहे थे। इसके पहले 2019 के पहले देवेंद्र फडणवीस, जो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और अजित पवार जिनके उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पब्लिक रैली में कहा था कि अजित पवार चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, यानी इतने सारे भ्रष्टाचार के मामले उनके खिलाफ हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो अजित पवार को जेल भेजेंगे और वो जेल में चक्की पीसेंगे। लेकिन उसके बाद से कुछ दूसरी ही कहानी महाराष्ट्र में चल रही है। राजनीति ने एक दूसरा ही मोड़ ले लिया है और उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के दाहिने हाथ बने हुए हैं। उनके बिल्कुल जैसे लंगोटिया यार हों, हमजोली हों, और कदम कदम पर उनका साथ देते दिख रहे हैं और इसका उन्हें भरपूर फ़ायदा भी मिल रहा है। अभी ताज़ा जो खबर आई है उसके हिसाब से अजित पवार की जो बेनामी संपत्तियां 1000 करोड़ से ज़्यादा की जब्त की गई थी, अब वो मुक्त कर दी गई हैं। उनको सरकार ने, इनकम टैक्स ने मुक्त कर दिया। एक ट्रिब्यूनल ने एक फैसला सुनाया है जिससे जो केस उनके खिलाफ दायर किया गया था उसको उसने खारिज कर दिया है और अजित दादा पवार की वो 1000 करोड़ की संपत्ति, जो कि उनकी पत्नी और उनके बेटे के नाम थी, वो मुक्त हो गई है। तो ये एक दूसरा गिफ्ट तुरंत मिला है अजित पवार को। अभी उन्होंने एक दिन पहले शपथ ली है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में। वो लगातार उप मुख्यमंत्री ही बने हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने की उनकी तमन्ना भले ही पूरी ना हो रही हो, लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल धुल कर वो चमकदार होते जा रहे हैं और सत्ता में काबिज हैं, सत्ता से बाहर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने, आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह 5, साढ़े 5 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। देवेंद्र फडणवीस, रातों रात ये फैसला हुआ और सुबह वहाँ के गवर्नर ने उन्हें शपथ दिला दी थी और तकरीबन 80 घंटे तक वो उनकी सरकार चली थी और अजित पवार उनके उप मुख्यमंत्री थे। और जब वो उप मुख्यमंत्री बन रहे थे तो इस सौदे के साथ बन रहे थे कि उनके खिलाफ जो बड़ा केस चल रहा है उसको वो बंद करेगी सरकार, बीजेपी, मोदी और शाह। और जब ये उनको आश्वासन मिल गया, भरोसा मिल गया, गारंटी मिल गई, तो उन्होंने पाला बदल लिया था और देवेंद्र फडणवीस के साथ आ गए थे। लेकिन चूंकि देवेंद्र फडणवीस उस समय बहुमत हासिल करने में नाकाम रहे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया, तो अजित दादा पवार फिर वापस एनसीपी में लौट गए थे और फिर 2.5 साल तक वो उद्धव ठाकरे की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि जब भी वो दूसरे खेमे में जाते हैं तो बीजेपी उनके खिलाफ मामले खोलने लगती है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। और इसका एक लंबा सिलसिला इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी थी अभी इसी साल, जिसमें उसने बताया था कि 25 देश के ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के मामले हैं। लेकिन जैसे ही वो सत्ता के साथ आते हैं, यानी बीजेपी के साथ आते हैं, उनके मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं या उन्हें ख़त्म ही कर दिया जाता है। ऐसे 25 मामले उसने 25 नेताओं के मामले गिनाए थे और उनमें अजित पवार सबसे ऊपर थे, सबसे अव्वल थे, जिनको ये विशेष सुविधा वॉशिंग मशीन की बीजेपी की मिल रही थी। उसके वॉशिंग पाउडर से वो लगातार धुलते चले जा रहे थे। और 2.5 साल बाद जब वो दोबारा अपने 40 विधायकों को तोड़कर एनसीपी के साथ बीजेपी के साथ आए, तो फिर उनके मामलों में फिर ढिलाई शुरू हो गई और सारे बस्ते ठंडे बस्ते में सारे मामले डाल दिए गए। सबसे बड़ा तो उनके खिलाफ था महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव घोटाला, जो उसमें 25,000 करोड़ के घोटाले की बात थी
और चूंकि अजित दादा उसके चेयरमैन थे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के, इसलिए उनका नाम सर्वोपरि था और ये माना जा रहा था कि अगर इस मामले की सही ढंग से जांच हुई तो अजित दादा पवार को जेल जाना पड़ेगा। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है, ये एक ब्लैकमेलिंग का तरीका है बीजेपी का, जो लगातार वो करती रही है। जो नेता तोड़ना चाहती है, जिनको परेशान करना चाहती है, उनके खिलाफ वो मुकदमे दर्ज करवाती है, ईडी को लगाती है, इकोनॉमिक जो ऑफेंस विंग है EOW उनसे मामले दर्ज करवाती है, CBI पीछे लगा देती है, इनकम टैक्स पीछे लगा देती है, जो कि अजित पवार के खिलाफ भी किया गया और एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी किया गया। अजित पवार ही नहीं, NCP के कई और नेताओं के खिलाफ ऐसा किया। वो हैं प्रफुल्ल पटेल हैं और भुजबल हैं, छगन भुजबल हैं। ये तमाम नेता हैं जिनके खिलाफ इस तरह के मामले बनाए गए और कुछ सही भी हो सकते हैं और उनमें कार्रवाई जब दूसरे खेमे में होते तो कार्रवाई तेज कर दी जाती है और जैसे ही वो उनके साथ आते हैं वो कार्रवाई ठंडी हो जाती है, ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। तो अजित पवार ने इस पूरे खेल को अपने हक में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है। अब देखिए कि अजित पवार की छवि महाभ्रष्ट नेता की है, महाराष्ट्र में बना दी गई है या जो जिस भी वजह से हो, लेकिन उनकी छवि वो है और इस छवि से बीजेपी संघ परिवार बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसके मतदाताओं में और उसके कैडर्स में, चाहे वो संघ के हों चाहे बीजेपी के, बहुत ही ज़्यादा असहज थे, वो असुविधाजनक थे क्योंकि जिस अजित दादा को महाभ्रष्ट करके कह के उनकी पार्टी अभियान चला रही थी, उसी के साथ उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा था। हालांकि असम में भी यही हुआ, हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे, वहाँ भी बीजेपी ने उनके खिलाफ एक पूरा अभियान चलाया था, चार्जशीट उसने एक तरह से जारी की थी उनके खिलाफ और ये घोषणा की थी कि अगर वो सत्ता में आई तो हेमंत बिश्व शर्मा को जेल भेजेगी। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा जैसे ही उनके साथ जुड़े वैसे ही वो पाक साफ हो गए, वॉशिंग मशीन से धुल गए और आजकल तो वो हिंदुत्व के एक हीरो बने हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के। तो ये मामला हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो अजित पवार के मामले में भी ठीक यही था, वो महाराष्ट्र की बीजेपी और संघ परिवार की आंखों की किरकिरी थे और उनके खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, उनके खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन बीजेपी जो महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो जाना चाहती थी, उसने हर तरह की तिकड़में लगाई, हर तरह के हथकंडे आजमाए और अजित पवार को अपने साथ रखा। इस चुनाव के पहले भी ये कहा जा रहा था कि अजित पवार बोझ बन गए हैं महायुति पर, उनको धक्का मार के निकाला जा रहा है, उनको एक तरह से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि अजित पवार खुद ही छोड़कर चला जाए। लेकिन अजित पवार गठबंधन में बने रहे और उनका राजनीतिक कैलकुलेशन था या मोदी शाह ने जिस तरह से चुनाव को ऑर्गेनाइज किया, चुनाव आयोग के साथ मिलकर, चाहे वो धांधली हुई हो, EVM के थ्रू हुई हो, मतदाता सूचियों के थ्रू हुई हो या मतदान के परसेंटेज में खेल करके हुई हो, जो भी तरीके से हो, उसका ज़बरदस्त फ़ायदा अजित पवार को भी मिला, एकनाथ शिंदे को भी मिला, बीजेपी ने अपने लिए भी फ़ायदा उठाया और अजित पवार को भी ज़बरदस्त फ़ायदा मिल गया। और जब वो जीत कर आए 41 सीटों के साथ, तो उनका महत्व महायुति के लिए और बढ़ गया और वो क्योंकि पूरी तरह से समर्पित हैं, बीजेपी के साथ पूरी दिल से जुड़ चुके हैं, हर तरह से सरेंडर कर चुके हैं कि उनको पता है कि जैसे ही वो अलग होंगे उनके खिलाफ वो सारे मामले खोल दिए जाएंगे और फिर उन्हें उसी तरह से परेशान किया जाएगा और हो सकता है कि अब उन्हें जेल भी भेज दिया जाए। तो वो पूरे वफादार बने हुए हैं मोदी शाह के और उसका उन्हें पुरस्कार लगातार मिल रहा है। पुरस्कार उप मुख्यमंत्री पद के रूप में मिला है, शायद अच्छा एक मंत्रालय, जो वित्त मंत्री वो पहले भी थे, हो सकता है वो मंत्रालय भी उनको मिले, उनके साथियों को भी कुछ अच्छे मंत्रालय मिले। तो ये एक अजित पवार ने चाहे उनकी राजनीति का कमाल कह लीजिए या जो एक डरे हुए व्यक्ति ने जिस तरह से वफादारी निभाई, उस वजह से वो फिर से उभर कर खड़े हो गए हैं और अब ये लेटेस्ट जो 1000 करोड़ रुपए की बेमानी संपत्ति वापस उन्हें मिल रही है, तो एक तरह से ये फिर से जस्टिफाई हो रहा है, ये सिद्ध हो रहा है कि बीजेपी
करप्ट लोगों पर किस तरह से मेहरबान हो रही है। करप्ट लोगों को बचाने की में वो कोई कोर कसर नहीं रख रही है, बशर्ते वो उसके साथ हों, उसके हित के लिए काम कर रहे हैं, उसकी राजनीति को मजबूत कर रहे हों। इस लिहाज से उसने पूरा ध्यान रखा है अपने साथ आने वालों का, और अजित पवार उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ से अजित पवार की निष्ठा और मजबूत होगी महायुति के प्रति, मोदी शाह के प्रति, और इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जिन केसेस को अभी ठंडे बस्ते में डाला गया है उनको फिर से निकाल लिया जाए। तो अजित पवार अभी इस गठबंधन के साथ बढ़िया से बने रहेंगे, और जो भी कहीं कमी बेसी है उनके केसेस में उसको वो दुरुस्त करवाएंगे, और एक सही मौके का इंतज़ार करेंगे जब उन्हें लगेगा कि मोदी शाह कमज़ोर हो रहे हैं या मोदी परिदृश्य से हट रहे हैं, तब शायद अपना एक नया राजनीतिक मूव वो चलना चाहेंगे। लेकिन अभी वो पूरी तरह से सेफ गेम चलेंगे, क्योंकि एनसीपी उनके पूरे कब्जे में आ गई है। शरद पवार बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत कम सीटें उनको मिली हैं। तो ये उनके मजबूत होने का महाराष्ट्र की राजनीति में एक कहना चाहिए कद्दावर नेता बनने का समय है, और अपने ऊपर लग रहे करप्शन के चार्जेस को धोने का समय है, और उसमें बीजेपी, मोदी शाह पूरी तरह से मददगार साबित हो रहे हैं। ये इस नए ताज़ा जो उनको राहत दी गई है 1000 करोड़ की, उससे भी साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।